हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस यूई के पूछने पे कि उन्हें अपनी फ्रेंड को माफ कर देना चाहिए नहीं, यांग उन्हें सजेस्ट करता है कि कुछ भी डिसीजन लेने के पहले उन्हें अपनी फ्रेंड से एक बार बात कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें पता लग सके कि आखिर उनकी दोस्त ने मैरिज स्टेटस को लेके उनसे झूठ क्यों कहा। लेकिन लेडी बॉस यहाँ पे कहती है कि कुछ भी हो उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे मुझे सब कुछ सच सच बताना चाहिए था और हमारी फ्रेंडशिप पे भरोसा रखना चाहिए था, और अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार अब वो खुद होगी। मिस यूई की ये बात सुनने के बाद यांग समझ जाता है कि यहाँ पे वो क्विंची के बारे में बात कर रही हैं, और वहाँ से वो तुरंत क्विंची के पास आता है जो कि एग्रीमेंट पे साइन करने वाली होती है, और क्विंची को उस एग्रीमेंट पे साइन करने से रोक देता है ये कह के कि ये लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर तुमने इस पे साइन कर दिया तो तुम एक फ्रॉड बन जाओगी। फिर इसी के साथ वो मिस्टर जिन को समझाने की कोशिश करता है कि क्विंची ने आपकी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, पर आपकी कंपनी की इतनी रेपुटेशन होने के बावजूद भी आपकी कंपनी में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें क्विंची चेंज करना चाहती है। क्विंची यहाँ पे यांग को ये सब बोलने से रोकने की कोशिश करती है, जिसपे यांग उसे कहता है कि इन लोगों को पहले ही तुम्हारा झूठ पता चल चुका है। ये सुनने के बाद क्विंची मिस यूई से कहती है कि मैंने अपने मैरिड स्टेटस के बारे में आपसे झूठ कहा था, पर मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने कंपनी के कुछ रूल्स बदल लें, और यहाँ पे सिंगल फीमेल लॉयर्स को भी उतना ही चांस मिलना चाहिए जितना कि मैरिड वुमेन को मिलते हैं। और मिस यूई से कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर हमें जुनही को दिखाया जाता है जो कि फीफी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर फीफी उससे मिलने के लिए इनकार कर देती है, और फीफी के डैड यहाँ पे जुनही को बाहर ले जाके समझाते हैं कि तुम लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि फीफी तुम्हारे लिए अच्छी वाइफ नहीं बन सकती है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कोशिश करना कि तुम उसे कभी हर्ट ना करो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्विंची यांग के साथ घर वापस आ जाती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तो यहाँ पे यांग उसके पास आके पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस यूई अब क्या करेंगी। तो क्विंची कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे अपनी कंपनी का पार्टनर बनाएंगे, और हो सकता है कि वो मुझे रिजाइन करने भी कह दें। वहीं दूसरी ओर हमें मिस यूई को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड से बोल रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इतने समय से मुझसे झूठ बोला। मैं उसे इतने अच्छे से ट्रीट करती थी और अपना फ्रेंड मानती थी, और मुझसे 2 साल से वो झूठ बोल रही थी। और यहाँ पे वो कहती है कि आखिर वो इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती है कि वो इसका ब्लेम भी हमारी कंपनी के रूल्स के ऊपर डाल रही है। जहाँ पे मिस्टर जिन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी के रूल्स भी कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा, और उन्हें थोड़ा कम गुस्सा करने के लिए कहते हैं, और उनसे कहते हैं अगर तुम्हें कुछ से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे रिजाइन करने के लिए कह देंगे, और मैं जानता हूँ कि वो एक केपेबल लॉयर है, पर हमें उसकी जगह कोई और भी मिल जाएगा। तो मिस यूई यहाँ पे कहती है कि फायर तो मैं उसे कभी भी नहीं करने वाली। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ड्रंक्ड होती है, और यांग से कह रही होती है कि जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी तो मेरे दिमाग में 2 आवाजें गूंज रही थी। एक तो ये कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो वो मुझे अपनी कंपनी का पार्टनर नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे वो यांग को हक करके कहती है कि पर मैं अब समझ गई हूँ कि मैं उस वक्त कितनी ज्यादा धोखेबाज और ग्रीडी हो गई थी। जिसमें यांग कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जो ग्रीडी हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था पहले, क्योंकि मिस्टर क्यूई हमेशा मुझे अपना सन इन लॉ बनाना चाहते थे, और मैं यायो से कहता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और मैं भी बहुत ग्रीडी था और फंड मैनेजर बन के बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, और इस चीज से यायो ने भी परेशान होकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर भी मुझे ये रियलाइज कभी नहीं हुआ कि मैं कितना ग्रीडी हूँ। लेकिन जब अचानक से मिस्टर क्यू की कंपनी को लॉस हो गया तो मेरे सारे पैसे भी खो दिए, और मैंने यायो को भी खो दिया, और तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। पर तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया, और अभी तुमने कुछ खोया भी नहीं है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, और वो काफी डरी हुई होती है, और उसे लग रहा होता है कि आखिर वो वहाँ पे लोगों को कैसे फेस करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्विंची फाइनली मिस यूई के ऑफिस में होती है, जहाँ पे मिस यूई उससे कहती है कि तुम्हें जरा से भी मेरे सामने में आने में शर्म नहीं आई। तो क्विंची यहाँ पे कहती है कि मैं आपसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करती थी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ, और आप जो भी डिसीजन लोगी उसे मैं एक्सेप्ट करूंगी। और मिस यूई से कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से रिजाइन भी कर दूंगी। तो मिस यूई कहती है इससे कोई भी बात नहीं बनने वाली। तो क्विंची कहती है कि ठीक है, आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। तो मिस यूई यहाँ पे डिसाइड करती है कि आज से तुम्हें कौन सा केस लड़ना है और कौन सा नहीं, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची का डिमोशन करके मिस यूई ने उसे पुराने वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया था, और वहाँ पे उसे एक लीगल असिस्टेंट बना दिया गया। और जब ये बात मिस ली को पता चलती है तो वो कॉल करके क्विंची का मजाक उड़ाने लगती है, जिसपे क्विंची कहती है कि इस तरीके से हंसना बंद करो वरना मैं कॉल काट रही हूँ। फिर तभी उसके पास यायो का कॉल आता है, और वो मिस ली का कॉल कट करके उसे पिक करती है, जहाँ पे यायो क्विंची को बताती है कि जब टियान होटल को मेरी जरूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प की, पर उन लोग अब मुझे रिजाइन नहीं करने दे रहे हैं, और साथ ही में उन्होंने अपनी डील भी कैंसिल कर दी है, और अगर उन्होंने 3 दिनों में मेरी फाइल्स नहीं लौटाई तो हम कोर्ट में मिलेंगे। फिर वहीं
वहीं दूसरी ओर हमें फीफी को दिखाया जाता है जैसे कि क्विंची के डिमोशन के बारे में पता चलता है और वो तुरंत रेडी होकर ऑफिस पहुंच जाती है। फिर हमें क्विंची को दिखाया जाता है जिसके सारे कलीग्स काम कर रहे होते हैं किसी न किसी केस पे, पर वो खाली बैठी हुई होती है और वो बाकी कलीग से जाके उनकी मदद करने के लिए कहती है, पर क्योंकि वो लोग उसे अभी भी अपना सीनियर मानते थे तो वो लोग उनकी हेल्प लेने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो सभी को चाय और कॉफी सर्व करने लगती है तो फीफी ये सब काम करते हुए से देखती है और एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ, पर उसके फ्रेंड को यांग की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। तो यांग उसे कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लोन दिलाने में हेल्प करोगे। तो उसका फ्रेंड खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि तुम कितने बदल गए हो, क्योंकि तुम्हें तो पहले ऐसे लोग पागल लगते थे ना जो घर खरीदना चाहते हैं और कार खरीदना चाहते हैं, और अब तुम भी क्योंकि इस कैटेगरी में आने लगे हो तो मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। तभी यांग उसे बताता है कि मैं क्विंची को नया घर देके प्रपोज करना चाहता हूँ और जाते जाते उसे ये बात किसी को भी बताने के लिए मना करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन में क्विंची को बुलाती है और उसे कहती है कि कितनी शर्म की बात है कि अपनी पोजीशन खोने के बाद भी तुम यहाँ पे रुकी हुई हो। मैं तो तुम्हें एक प्राउड वुमेन समझती थी, पर अब तुम्हारा प्राउड कहाँ गया। पर तभी क्विंची वहाँ पे टशन से बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो जूनियर्स को डांटना भी नहीं आता है, और उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारी जगह पे थी तो मैं 30 मिनट तक रेगुलर अपने जूनियर को डांट सकती थी और वो भी बिना रुके। क्या ये चीजें भी मुझे तुम्हें सिखानी होंगी। और फीफी से कहती है कि क्योंकि तुमने अपने डैड की पोजीशन यूज करके यहाँ तक पहुंच गई तो तुम्हारी यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर देखो यहाँ मेरा डिमोशन होने के बाद भी मेरी रिस्पेक्ट उतनी की ही उतनी है। और फीफी से कहती है कि आखिर कब तक तुम अपने डैड की पोजीशन का यूज करोगी, और उसे रियलाइज कराती है कि तुम्हें इस कंपनी से कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए तुम अपने डैड से रिक्वेस्ट करती रहो कि वो तुम्हें कहीं और फिक्स कर दे। ये सुन के फीफी को काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपने कैबिन से गेट आउट कर देती है। तभी दिखाया जाता है कि बाहर के स्टाफ भी ये सारा ड्रामा उन लोगों का देख रहे होते हैं और क्विंची के फीफी को ताने मारने के कारण उससे काफी खुश हो रहे होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि फीफी अपना रिजिग्नेशन लेटर मिस यूई को दे देती है जिसपे वो उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ जुनहुई भी जा रहा है। तो फीफी उनसे कहती है कि भला वो क्यों यहाँ से रिजाइन करने लगा, वो तो यहाँ पे काफी अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। तो मिस यूई यहाँ पे उससे कहती है कि अगर तुम्हारा ये लास्ट डिसीजन है तो मैं यहाँ पे तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगी। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यांग के पास मिस्टर ह्यूपिंग का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी और मुझे वो काफी इंप्रेसिव लगी, और यांग से कहते हैं कि आगे तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये रिपोर्ट्स भेजकर मुझे क्या प्रूफ करना चाहते हो। तो यांग उनसे सजेस्ट करता है कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आपको मिस यूई की कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची फीफी के असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि वो तुम ही थी ना जो कि मेरे और जुनहुई के बारे में फीफी को मैसेज भेजती थी। तो ये सुन के वो असिस्टेंट उससे सॉरी कहने लगती है। तो क्विंची उससे कहती है कि क्या तुम सच में सॉरी फील कर रही हो, और उसे कहती है कि लगता फीफी के साथ रह के तुम्हें भी आदत पड़ गई है शॉर्टकट से ऊपर जाने की, और उसे समझाती है कि मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की सक्सेस ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी, इसलिए जो भी बनना चाहती हो अपनी मेहनत पे बनो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनहुई टियान होटल के ओनर से मिलने के लिए आता है और सभी लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी होटल के ओनर मिस्टर यिन फीमेल स्टाफ को भी वहाँ पे बुला लेते हैं और उनसे भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हमें याया को दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर से बात कर रही होती है और उससे अपना केस लड़ने के लिए कहती है, पर तभी वो लॉयर उसे समझाता है कि तुमने टियान होटल के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और अभी तो तुम्हें वहाँ पे जॉब करते हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो इस तरीके से तुम बीच में ही रिजाइन नहीं कर सकती हो। पर तभी वो अपने अपार्टमेंट के सामने मिस ली से मिलती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा केस हैंडल करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जुनहुई को दिखाया जाता है जो कि काफी ड्रंक्ड होता है और उसका जूनियर उसे घर वापस ले जा रहा होता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि होटल के ओनर मिस्टर येन एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ नशे में ज्यादती कर रहे होते हैं और उसे प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि वो उसे डिपार्टमेंटल हेड बना देंगे। तभी जुनहुई का जूनियर उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है पर जुनहुई उसे रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस ली को दिखाया जाता है जो कि क्विंची को कॉल लगा के बताती है कि उसने याया का केस ले लिया है पर वो श्योर नहीं है कि वो इसे जीतेगी, और इसी के साथ वो क्विंची को ये भी बताती है कि याया का 5 साल का बेटा भी है। तो क्विंची उससे कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही। तो मिस ली यहाँ पे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और यांग की मैरिज अब फेक से रियल में चेंज हो गई है और मैं नहीं चाहती कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड तुम दोनों के बीच में आ जाए, इसलिए जितना हो सके तुम लोग याया के केस से दूर रहो और यांग को भी इस केस से दूर रखो। इसके बाद क्विंची कॉल कट करके नीचे आने लगती है तो उसे जुनहुई वहीं पे पड़ा मिलता है जो कि काफी ड्रंक्ड होता है। तो क्विंची उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, लेकिन जुनहुई के कोई आंसर ना देने पर वो उसे अपनी कार में ले जाती और इसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जा रही होती है और उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है, जिसपे जुनहुई नशे की हालत में उसे एक एड्रेस बताता है जो कि क्विंची के घर का ही एड्रेस होता है, जिसपे क्विंची उसे उसके अभी का एड्रेस बताने के लिए कहती है।
पर जुनही उसी का एड्रेस बार बार रिपीट कर रहा होता है। दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है कि जो कि घर पे बैठ के क्विंसी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी यांग के पास क्विंसी के कॉल आता है और वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी ने बीच में ही गाड़ी रोक दी थी क्योंकि जुनही उसे कोई भी एड्रेस नहीं बता रहा था। क्विंसी यहाँ पे कहती है कि अगर तुमने मिस्टर यंग के साथ ड्रिंक की है तो तुम उसके काफी क्लोज फ्रेंड बन गए होगे, तो क्या उन्होंने तुमसे कोई याओ के केस के बारे में बात की? तुम्हें क्या लगता है क्या वो उसे रिजाइन करने देंगे या नहीं? पर जुनही यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देता है तो क्विंसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए होटल में कोई रूम बुक करा देती हूँ ताकि तुम आज रात को वहाँ पे रुक सको। तभी वो यांग को कॉल करके पूछने लगती है कि आखिर तुम कहाँ तक आ गए हो। पर तभी सडनली पीछे से जुनही उसका फोन छीन लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्विंसी यहाँ पे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है और यांग ये सारी बातें कॉल पे सुन रहा होता है और उसे क्विंसी की काफी फिक्र होने लगती है तो वो उसे जल्दबाजी में ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर जुनही क्विंसी से कहता है कि मैं पहले एक बार तुम्हें खो चुका हूँ और इस बात का मुझे बहुत पछतावा है, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? तो क्विंसी उसकी बातों से इरिटेट होने लगती है और कहती है कि आखिर तुम कौन सी दूसरी चांस की बात कर रहे हो। तभी यांग भी वहाँ पे आ जाता है और देखता है कि जुनही क्विंसी को हक करके कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैंने तुमसे नफरत करने की भी बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तभी क्विंसी यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो जुनही यहाँ पे कहता है कि तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारी और यांग की मैरिज फेक है और उसे कहता है कि तुम यांग से डिवोर्स लेके मुझसे शादी कर, जिस पे क्विंसी कहती है कि मैं यांग से डिवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। तो जुनही यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम्हें यांग से प्यार हो गया, तो यांग भी यहाँ पे उसके जवाब का वेट करता है, जिस पे क्विंसी उससे कहती है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।